नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नीरो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे शिवाजी के बारे में, शिवाजी के जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में हम देख लिए थे, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम समझ चुके थे। आज हम बात करेंगे शिवाजी के अभियान के बारे में। तो आज हम देख रहे हैं शिवाजी के अभियान का पहला चरण। तो शिवाजी के अभियान का जो पहला चरण है वो शुरू होता है 1646 से 1654 तक चलता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिवाजी के अभियान का पहला चरण मावल प्रदेश से शुरू होता है। मावल एक पर्वतीय क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है। शिवाजी के समय में मावल के लोग कर्मठी और साहसी हुआ करते थे। मावल के युवा उत्साही प्रकृति के और बहादुर हुआ करते थे। शिवाजी ने अपनी ओजस्वी भाषण और कुशल आचरण से मावल के युवाओं को संगठित कर एक कुशल सेना स्थापित कर ली थी। पहली बार इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहली बार शिवाजी की सेना में सैन्य संगठन में शामिल होने वाले कोई युवक थे तो मावल प्रदेश के युवा थे। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। शिवाजी के द्वारा अनेक दुर्गों पर अधिकार। जब शिवाजी ने महाराष्ट्र के विभिन्न दुर्गों का अधिकार करना प्रारंभ किया, उस समय बीजापुर का सुल्तान बीमार था और बीजापुर में दलबंदी और भ्रष्टाचार व्याप्त था। बीजापुर के सुल्तान के मंत्रियों में बिखराव था। इस कारण शिवाजी द्वारा बीजापुर के कई दुर्गों पर अधिकार करना सरल था। इसी क्रम में शिवाजी ने सिंहगढ़ तथा पुरंदर दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी के अभियान के दूसरे चरण की अब बात करते हैं। तो शिवाजी के अभियान का जो दूसरा चरण है वो चलता है 1654 से लेकर के 1663 तक। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाबालेश्वर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक सतारा नाम का जनपद है। इस जनपद में एक जावली नाम का दुर्ग हुआ करता था। इस दुर्ग का सामरिक महत्व था जिसे छत्रपति शिवाजी जीतना चाहते थे, लेकिन सतारा पर मौर्य वंश का शासक चंद्रराव मौर्य शासन करता था। मौर्य एक अहंकारी और विलासी प्रकृति का व्यक्ति था। मौर्य के व्यवहार से सतारा की जनता असंतुष्ट थी, इसलिए सतारा की जनता का झुकाव शिवाजी की ओर था। इसी क्रम में शिवाजी ने मावल के देशमुखों को अपनी ओर कर लिया था, जिससे चंद्रराव मौर्य बहुत ही क्रोधित हुआ। चंद्रराव मौर्य एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए शिवाजी प्रत्यक्ष रूप से उसका सामना नहीं करना चाहते थे। उसे हराने के लिए शिवाजी रात के अंधेरे में भेष बदलकर उससे मिलने गए और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जावली दुर्ग पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया। आगे हम देख रहे हैं मित्रों, प्रतापगढ़ तथा रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार। शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग को जीतकर अपनी राजधानी बनाई तथा यहाँ सैन्य छावनी की भी व्यवस्था की। रोहिड़ा दुर्ग पर अधिकार। 1656 में रोहिड़ा दुर्ग के किलेदार कृष्णजी बांदल को हराकर शिवाजी ने किले पर अधिकार कर लिया। अब हम देखेंगे जुन्नार तथा अहमदनगर पर आक्रमण। 1657 में जुन्नार तथा अहमदनगर के किलों को शिवाजी ने आक्रमण करके लूटकर काफ़ी धन प्राप्त किया। इसी क्रम में शिवाजी ने कोंकण दुर्ग, कल्याणी दुर्ग और भिवंडी दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। कोलबा दुर्ग पर अधिकार। बीजापुर के जागीरदार बीजापुर के सुल्तान से तंग आ चुके थे, इसलिए बीजापुर के जागीरदार शिवाजी का सहारा लिया और बीजापुर के अधीन कोलबा दुर्ग पर भी शिवाजी का अधिकार हो गया। आगे देखते हैं लखम सामंतबाड़ी के लखम सामंतबाड़ी नाम का एक जगह है।
जहाँ के जागीरदार लखम सावंत थे और उनसे शिवाजी की संधि क्यों हुई ये हम देखेंगे। दक्षिणी कोंकण पर बीजापुर के रुस्तमे जमा का शासन था। यहाँ के जागीरदार लखम सामंत थे जो यहाँ के छत्र सामंतबाड़ी के जागीरदार थे। रुस्तमे जमा सामंतबाड़ी पर आक्रमण करना चाहता था। अपनी सुरक्षा के लिए लखम सामंत ने शिवाजी से अपनी सुरक्षा के लिए याचना की और शिवाजी लखम सामंत से संधि कर ली। फिर दोनों ने रुस्तमे जमा से युद्ध किया जिसमें रुस्तमे जमा की हार हो गई और ये छत्र शिवाजी के प्रभाव में आ गया। आगे हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण घटना है शिवाजी से संबंधित है, शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की लंबी बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद बीजापुर की गद्दी पर अली आदिल शाह बैठा था। अली आदिल शाह एक अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए बीजापुर का शासन मोहम्मद आदिल शाह की विधवा बड़ी बेगम के हाथ में था। वह एक चालाक महिला थी, फिर भी बीजापुर के दरबार में दलबंदी भ्रष्टाचार व्याप्त रहा। इससे पता चलता है कि जो बड़ी बेगम थी वह दलबंदी और बीजापुर में फैले भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई थी। इस स्थिति में बीजापुर का पतोन्मुख होना स्वाभाविक था। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ औरंगजेब अपने भाइयों के साथ उत्तराधिकार संघर्ष में उलझा हुआ था। उस समय था जब बीजापुर को शिवाजी का भय सता रहा था। शिवाजी का सामना करने के लिए बड़ी बेगम ने अफजल खां का चयन किया और उसने अफजल खां को शिवाजी को बंदी बनाने या मार डालने का आदेश दिया। अफजल खां अपनी सेना लेकर तुलजापुर पहुंचा और उसने तुलजापुर भवानी के मंदिर में क्या किया, आक्रमण किया, भवानी के मंदिर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मंदिर को खूब लूटा। आगे क्या होता है कि अक्टूबर 1659 ईस्वी को शिवाजी तथा अफजल खां का आमना सामना हुआ, लेकिन ये प्रतापगढ़ में इनका आमना सामना होता है, लेकिन प्रतापगढ़ में दुर्गम स्थान होने के कारण युद्ध न हो सका। भूमि ऐसी थी, ऐसा जमीन था कि वहाँ पर युद्ध करना संभव नहीं था, पहाड़ी और जंगली जगह था, तो वहाँ पर सेनाओं का आमना सामना कर पाना मुश्किल था, इसलिए युद्ध जो है टल गया। शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध कैसे होता है हम देखते हैं। प्रतापगढ़ में शिवाजी और अफजल खां के बीच युद्ध न हो सका, इसलिए दोनों ने समझौता कर लिया। समझौते के अनुसार दोनों के मिलने का समय निर्धारित किया गया। मिलने की तारीख 10 नवंबर 1659 रखा गया। कहा जाता है कि मिलने के दौरान शिवाजी ने अफजल खां के पेट में बगनखा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही, इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।